अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर बायोलॉजी का स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर का। हम पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट इन होम्योस्टेसिस। कंसेप्ट इन होम्योस्टेसिस में एक कंट्रोल सेंटर होता है। अब ये कंट्रोल सेंटर जो है वो तमाम अफ़ाल को कंट्रोल कर रहा होता है। जो भी फ्लक्चुएशंस क्रिएट होती हैं, अब उन फ्लक्चुएशंस को जो रिसेप्टर्स होते हैं यानी स्टिमुलाई जो है वो फ्लक्चुएशंस क्रिएट करेगा, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये इन पैगामात को फील करेंगे, पैगामात को मसूल करेंगे और साथ में फिर जाएंगे ये आगे सीधा कंट्रोल सेंटर के पास। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा कि इन तमाम जो फ्लक्चुएशंस के ख़िलाफ़ एक्शन लेगा, फिर ये अपना पैगाम कहाँ भेजेगा, इफ़ेक्टर की तरफ भेजेगा, और इफ़ेक्टर फिर क्या करेगा कि रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। तो हम इसी को यहाँ पे रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायग्राम को। अब ये देखेंगे, अगर हमने एक स्ट्रक्चर डायग्राम बनानी है जिससे हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ये कंट्रोल सेंटर है। अब यहाँ पे स्टिमुलाई जो है वो क्रिएट कर रहा है फ्लक्चुएशन। यहाँ पे जैसे ये स्टिमुलाई क्रिएट करेगा फ्लक्चुएशंस, इसको आगे डिटेक्ट किया जाएगा। अब डिटेक्ट करने के लिए कौन है? डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर कहाँ पैगाम भेजेंगे? कंट्रोल सेंटर की तरफ, ताकि इसके खिलाफ रिस्पांस दिया जा सके। अब ये रिस्पांस कौन लेके जाएगा? अब ये लेके जाएंगे आगे इफेक्टर। मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से। अब इफेक्टर ये किसके पास जाएंगे? मसल्स एंड ग्लैंड्स की तरफ। अब देखें, जो भी कंट्रोल सेंटर है ये क्या कर रहा है? पूरे जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे ये कोई फिक्स नहीं कर रहा, नॉट फिक्स, यानी एक चीज़ जो है ना वो फिक्स नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी हम देखते हैं, चमगादड़ है या कोई लिजर्ड है, इसके अलावा कोई भी एनिमल है, इंसान है, इंसान का जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बाद जो दूसरी क्रिएचर्स होती हैं उनका टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ जो है वो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं, कुछ ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। सभी का जो है वो टेम्परेचर मैनेज करने का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट होता है। तो अब ये देखें, जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, अब इनको कोई फिक्स रेंज में नहीं रखा जाता, बल्कि ये जो फ्लक्चुएशंस है इनको नैरो रेंज में रखा जाता है, और यही कंट्रोल सेंटर काम करता है। अब कंट्रोल सेंटर ने क्या किया? किसी भी तब्दीली को उसने डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद उसने उसके खिलाफ जो है रिस्पांस जो है वो क्रिएट किया। अगर कोई हमें ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, अगर हमें हॉटनेस फील हो रही है, तो फिर जो कोल्डनेस है वो एक्टिव हो जाएगी, यानी उसके खिलाफ जो है वो रिस्पांस है। तो ये रिस्पांस है, और ये एक्शन है, यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये एक मैकेनिज्म है। अगर हमें ठंड फील हो रही है तो हमें शिवरिंग होगी, यानी कपकपाहट होगी, तो वो उसके खिलाफ रिस्पांस दिया जा रहा है। तो ये उसकी एग्जांपल थी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे होते हैं, साल्ट होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब देखें, इसमें साल्ट्स होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं, यानी जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये बनते हैं, ये मेटाबोलाइट्स हैं। अब देखें, जो वेस्ट हैं, साल्ट हैं या मेटाबोलाइट्स हैं, अब इनको जिस्म से बाहर निकाला जाता है। दो तरह के सेल होते हैं। एक सेल का अंदरूनी हिस्सा जो कि इंट्रासेलुलर है, और एक बैरूनी हिस्सा जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। सो एक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, एक इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या करना है, जो साल्ट है, जो वेस्ट हैं, कुछ वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, उनको इंट्रासेलुलर से बाहर निकाल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट।
अब ये देखें जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन, अगर हमारे पास अबंडेंट सप्लाई हो, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर हो, तो फिर क्या होता है, जो ADH है यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है कि वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करता, नॉट वाटर रीअब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि अबंडेंट सप्लाई है, पानी की जरूरत ही नहीं है। तो ADH जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो अपना काम नहीं करेगा। लेकिन जब ड्राई कंडीशन होगी, ड्राई कंडीशन में अबंडेंट सप्लाई नहीं है पानी की, इसलिए जो ADH है विच एब्जॉर्ब वाटर इन ड्राई कंडीशन, ये कुछ मिसालें थी जिससे आप कंट्रोल सेंटर इन होम्योस्टेसिस को आप समझ सकेंगे। नेक्स्ट हम अब ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम अब पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर रिलेशन टू द सेल। सेल के अंदर जो पानी है वो सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है और ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब हम देखेंगे जो सेल के अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो मेंटेन होती है। अब मेंटेन किस तरह से होती है कि अगर हम एक जार लेते हैं, उसके अंदर एक सेल रखते हैं। अब सेल के अंदर पानी एंटर होता है, सेल के अंदर पानी एंटर होता है यानी बाहर जो है पानी की मिकदार ज़्यादा है और अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है, इसे हाइपो कहेंगे। अब जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है उसमें वाटर जो है वो एंटर होगा सेल में, सेल क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा। अब उसके बाद अगर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, साल्ट की कंसंट्रेशन अगर हाई है सेल के अंदर से और बाहर पानी की कंसंट्रेशन है, अब सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है और साल्ट की कंसंट्रेशन जब वो ज़्यादा है तो वाटर एंटर हुआ सेल में, तो सेल कंसंट्रेशन जब भी हाई थी इनसाइड द सेल। अब ये जो तरीकाकार है ये बैलेंसिंग ऑफ द वाटर एंड सॉल्यूट इनटू द बॉडी। इसमें पहले जो है वो हाइपोटोनिक के बारे में पढ़ाया कि हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो वाटर है वो एंटर हो रहा है सेल में और सेल टर्जिड हो जाता है। लेकिन जो साल्ट अगर हाई होगा आउटर इन्वायरमेंट और सेल के अंदर जो है वाटर की जो फैसिलिटी है या वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जो वाटर है वो सेल से बाहर चला जाएगा, ये हाइपरटोनिक कहलाता है। और हाइपरटोनिक में जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। उसके बाद अब ये देखेंगे जो वाटर रिलेशन है कि सेल के अंदर जो मैकेनिज़्म है होम्योस्टेसिस का वो रेगुलेट किया जाता है इसी तरीके से वाटर जो है और साल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। इसको मैकेनिज़्म समझने के लिए हमें पहले हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और साथ में आइसोटोनिक। आइसोटोनिक एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो सेल है ना ही ये पानी जज़ब कर रहा है ना साल्ट अपना लूज़ कर रहा है, बल्कि इन दोनों की जो अवेलेबिलिटी है इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है कि साल्ट की कंसंट्रेशन और पानी की कंसंट्रेशन जो है वो एक ख़ास मिकदार में रहती है। और साथ में जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको ये हाइपोटोनिक बताया गया, हाइपरटोनिक और साथ में आइसोटोनिक बताया गया। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं।